तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका आज के इस सेशन में, जहां हम लोग कर रहे हैं हमारे क्लास 6 सैनिक स्कूल का गेस्ट पेपर, यानी जो आपका 18 जनवरी को पेपर होने वाला है, इसकी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, पूरे 15 पेपर्स जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और उसके बाद अगर आपने अपनी तैयारी शुरू की थी, आपको टॉपिक सारे पता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा जो है एक तरीके से रिविजन होने वाला है और प्रैक्टिस भी खास करके, है ना। तो इसके बाद जो है हम लोग अपना ये जो लेक्चर है, सेशन है, स्टार्ट करेंगे। सब कोई जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम लोग। आज हमारा पहला जो है वो पेपर होने वाला है, प्रैक्टिस हम लोग इसकी बहुत सारी करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, आपके एग्जाम में टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन आपके इंटेलिजेंस से होते हैं, जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट होता है। उसके बाद मैथ्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो मैथ्स का होता है, 50 क्वेश्चन। उसके बाद आपका इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आते हैं, एंड देन आपका जो जीके है, जिसमें साइंस और सोशल साइंस दोनों मिक्स होता है, उससे आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो किस चीज का होता है? मैथ्स का होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सारे सेक्शंस यहाँ पे देखने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे अपना जो रीजनिंग वाला सेक्शन है या फिर इंटेलिजेंस है, उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्वेश्चंस आते ही आपको साथ साथ जो है मेरे साथ सॉल्व करते जाना है। तो अगर हो जाता है आपसे सवाल तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग उसको सोल्यूशन जो है साथ में डिस्कस करने वाले। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में होंगी। तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी तैयारी जो है वो कराई जा रही है। साथ साथ अगर आपको जो है एक हमारा जो कमेंट सेक्शन है या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का। ठीक है, उसको आप फिल कर सकते हैं, और उसको फिल करने के बाद आपको एक सैंपल पेपर प्लस OMR शीट आपके व्हाट्सएप पे आपको सेंड की जाएगी। आपको बस वो गूगल फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे खुद ही वो जो गूगल फॉर्म के लिंक है वो आपको गूगल फॉर्म फिल करने के बाद आपके व्हाट्सएप पे खुद ही सैंपल पेपर और OMR शीट जो है वो आपको पहुंच जाएगी, ताकि आप एक जो फाइनल प्रैक्टिस है वो कर सके। 15 पेपर सॉल्व करने के बाद वो आप खुद से OMR शीट, क्योंकि ऑफलाइन आपका पेपर होता है, तो आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे हो जाएगी। तो गूगल फॉर्म को जरूर से फिल करिएगा, कमेंट सेक्शन में जो दिया है, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारा जो है वो रीजनिंग के सवाल होने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं पहले ही बता दूं, क्वेश्चंस आपके थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, ताकि आपको जो है एग्जाम से पहले, क्योंकि आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं वो आपको थोड़े इजी लगेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स DEHILM। अब इसके बाद क्या आएगा? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। सबसे पहले बात करें तो हमारा क्या है? DE, ठीक है, फिर क्या है? HI, फिर क्या है? LM, उसके बाद क्या है हमें नहीं पता। तो आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा कौन सा पैटर्न यहाँ फॉलो किया जा रहा है। तो अगर हम लोग फर्स्ट लेटर पे जाते हैं तो इसमें कितना अंतर है? DEFGH चौथे पॉइंट पे आ रहा है, यानी एक तरह से +4 हो रहा है क्या? फिर यार बात करें IJKL, ये भी फोर्थ में आ रहा है, चलिए मैच हो गया। अगर दूसरे लेटर को देखते हैं EFGHI, ठीक है, तो ये भी +4 पे आ रहा है। फिर I की बात करें तो JKLM, ये भी +4 आ रहा है। तो हमें पैटर्न देखने को मिल गया कि सब में क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। तो अगर L की बात करें तो L के बाद +4 क्या होगा? MNOP, यानी P हो जाएगा। और M के बाद क्या होगा? NOPQ हो जाएगा। तो यानी हमारा आंसर क्या हो गया? PQ। DEHILM PQ, तो यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर A है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा सही आंसर? PQ हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉम्प्रिहेंशन are reversed, then the last 3 letters are added, and then the remaining letters are reversed and added, then which letter will be exactly in the middle? अब बोला जा रहा है जो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड है उसके जो लेटर्स है उसके साथ जो यहाँ पे छेड़छाड़ की गई है। तो बोला जा रहा है जो लास्ट 3 लेटर्स है उसको ऐड किया जाता है, या कॉम्प्रिहेंशन के जो आपके लेटर्स है उसको क्या किया जा रहा है? रिवर्स कर दो। पहले 3 लेटर्स को रिवर्स कर दो। पहले तो मैं बांट देती हूँ, ठीक है, तो COM पहला 3 लेटर, रिमेनिंग बोल रहा है मिडल का, और लास्ट का क्या बोल रहा है? लास्ट का 3 लेटर्स जो है वो ऐड किया जाता है।
तो एक तो पहले क्या करो, टाइम बचाने के लिए पूरा ही आप वर्ड लिख दो, ठीक है, पूरा आपने वर्ड लिख दिया, थोड़ा मैं गैप दे के लिखती हूँ 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट 3 लेटर्स कॉम्प्रिहेंशन का क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो आपने इसको रिवर्स कर दिया, MOC कर दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड देन द रिमेनिंग लेटर्स, नहीं, देन द लास्ट 3 लेटर्स आर एडेड, ठीक है, तो लास्ट 3 लेटर्स को जो है वो ऐड कर दो, तो लास्ट के 3 लेटर्स आपके ION है, उसको हमने ऐड कर दिया, एंड देन द रिमेनिंग लेटर्स आर रिवर्स्ड एंड एडेड, अब जो रिमेनिंग लेटर्स है उसको रिवर्स कर दो, SNEHERP, ठीक है। तो अब बताइए कि एकदम मिडल यानी एकदम बीच में जो है आपका कौन सा आपका वर्ड आएगा, तो यहाँ पे कितने वर्ड्स है, मतलब लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 लेटर्स है, तो अगर आप 6 में डिवाइड करोगे तो 6 लेटर्स इधर 6 लेटर्स इधर, बीच में जो आपका 1 लेटर आएगा वो बीच का है, तो यानी जो 7वां लेटर होगा वो आपका बीच का आएगा, तो इसमें सबसे बीच में कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7वें पोजीशन पे है आपका, ये बीच में, क्योंकि इधर भी 6 इधर भी 6, तो हमारे सबसे बीच में कौन हो गया, S हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, D हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप देखते हो कि इतने इसमें ऐसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे चीजें घुमा फिरा के दी गई हैं जो आपका टाइम वेस्ट करती है, तो उसको जितनी जल्दी हो सके वैसे सॉल्व करिए, तुरंत पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको पेपर मिलेगा, रफ पेज मिलता है, उसमें आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसमें आपको ये चीज ध्यान देनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज गिवन व्हाट which are numbered 1 2 3 4 5 and 6. Below are given 4 alternatives containing combinations of these numbers. Select that combination of numbers so that letters arranged accordingly form meaningful word. अब आपको हर 1 2 3 4 5 6 दिया है नंबर, अब इसको आपको ऐसे अरेंज करना है कि इन लेटर्स से कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको डायरेक्टली क्या करना, ऑप्शंस का यूज करना है। जैसे आपको पहला ऑप्शन है 1 4 3 5 2 6, तो 1 4 3 5 2 6 से अगर मैं वर्ड बनाऊं, 1 यानी I, 4 L, ठीक है, फिर क्या है 3 यानी E, ठीक है, फिर है 5 यानी कि O, फिर है 2 यानी कि P, और फिर है 6 यानी कि C। क्या ये कोई वर्ड बना रहा है, नहीं। फिर दूसरा देखते हैं 2 5 4 1 6 3, 2 5 4, आप इसको मैं लिख के बता रही हूँ, लेकिन आप इसको मन में भी कर सकते हो, ये मैं आपके लिए बता रही हूँ। जैसे 2 5 4 तो POL है ना, उसके बाद 1 6 3 ICE यानी POLICE, ये तो हमारा सेकंड में ही वर्ड बन गया, पुलिस है ना, तो पुलिस क्या एक मीनिंगफुल वर्ड है, बिल्कुल वर्ड है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको अरेंज करके आपको देखना था कि कैसे कोई मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है बाबू, इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 मिनट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल हमारा यहाँ होता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ व्हिच द वर्ड्स 3 पेयर्स bear a certain common relationship. Choose the pair in which the words are differently related. तो अब आपको यहाँ 3 पेयर दिए गए हैं, मतलब 4 पेयर दिए गए हैं, जिसमें 3 पेयर आपस में रिलेटेड है किसी ना किसी चीज से। तो आपको पता लगाना है एक पेयर कौन सा है जो आपस में सेम रिलेशनशिप नहीं रखता है। तो जानते हैं कौन सा है, जैसे बॉटल वाइन, कप टी, पिक्चर वाटर, बॉल बैट। आप बोलोगे सारा तो सेम ही लग रहा है, जैसे वाइन को किस में रखते हैं, बॉटल में, टी को किस में रखते हैं, कप में, वाटर को किस में रखते हैं, पिक्चर में, ठीक है, एक कंटेनर होता है। लेकिन अब बात करें बैट, बैट को क्या बॉल में रखते हैं, नहीं, बैट बॉल एक साथ जरूर खेलते हैं, क्रिकेट में यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉल के अंदर बैट को रखते हैं जैसे यहाँ बाकी में हो रहा है। तो ये हमारा आंसर जो है अलग हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बॉल को नहीं रखते हैं बैट, बैट को बॉल में नहीं रखते हैं, लेकिन वाटर को पिक्चर में रखते हैं, टी को कप में रखते हैं, वाइन को बॉटल में रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई सिनारियो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल आता है, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। अब इस सीरीज में आपको निकालना है, जैसे इसके आगे का वर्ड आपको पता नहीं करना है,
आपको बताना है इस सीरीज में गलत कौन सा है। जैसे हमारा क्या है 2, 12, 32, ठीक है, 63 एंड 102, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें क्या गलत है। अब बात करते हैं जैसे इसमें, तो क्या हो जाएगा, आप देखते हो 2 फिर 12 फिर 32, अब बीच का रिलेशन निकालो। 2 और 12 में क्या रिलेशन हो सकता है, 2 6 या 12 हो सकता है, लेकिन आगे हमें क्या ऐसा कोई रिलेशन मिल रहा है, नहीं, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे। अब यहाँ 2 में लेकिन 10 प्लस हुआ है, ये हमें देख सकते हैं। फिर 12 में हमें सेम चीज देखने को मिल रही है, 20 प्लस हुआ है। पर यहाँ हमें एक गड़बड़ देखने को मिल रही है कि नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप दिमाग लगाओ तो अगर ये 63 ना होके 62 हो जाए अगर, तो +30 हमारा पैटर्न बन जाएगा क्या। फिर आगे क्या ये अप्लाई हो रहा है +40 में, बिल्कुल अप्लाई हो रहा है 62 में। तो ये एक पैटर्न जो है हमारा फॉर्म हो रहा है, लेकिन गलती कहाँ है, ये 63 है, गलत यहाँ हो गया। यहाँ क्या होना चाहिए था, 62 होना चाहिए था। तो हमारा गलती किस में हो जाएगी, गलती हो गई हमारी 63 में, ठीक है। तो हमारा फॉल्ट किस में है, 63 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 और 7 दोनों के लिए। इन ईच क्वेश्चन देयर आर 4 टर्म्स इन ईच क्वेश्चन। द terms right to symbol have same relationship as the term of the left to symbol. Out of the 4, one term is missing, which is one of the 4 alternatives given below. Find out the correct alternatives. अब इसको समझते हैं कि आपका जो 2 हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो रिलेशनशिप हमें निकालना है। जैसे आपका UVST is to WTUR, तो कहा जा रहा है UVST का जो रिलेशन है WTUR से, वही आपको निकालना है कि RILO का किससे होगा, ठीक है। चलिए पता करते। अब आप देखो कि इसमें क्या डिफरेंस है, उसका UVW है ना, VW, यानी क्या यहाँ +2 हुआ है, बिल्कुल हुआ है +2। अब आप देखोगे V के तो पहले आता है T, है ना, तो V के पहले आता है, तो T V से कितना दूर है, TUV, यानी +2 हुआ है UV। लेकिन यहाँ आपका उल्टा है ना, ये नीचे है, तो यहाँ क्या हुआ है आपका -2 हुआ है, ठीक है। V आपका पीछे गया है, 2 पीछे गया है। फिर S, क्या ये पहले आता है, ये पहले आता है, तो आप देखोगे ये पहले आता है, तो S के बाद क्या आएगा STU, यहाँ भी +2 है। अब यहाँ क्या है, ये R आपका पहले आ जाता है, तो RST, यहाँ क्या हुआ है -2 हुआ है। तो आप देख सकते हो कि +2 -2 +2 -2 ऐसे हमें देखने को मिला है पैटर्न। सेम पैटर्न हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, +2 में RST हो जाएगा क्या, ठीक है। आप देखोगे T आपके 2 ही ऑप्शंस में, तो आप इन दोनों में से पता लगा सकते हो, ठीक है। अब आपको मान लो माइनस करने में दिक्कत हो रही है, तो आप सीधा प्लस वाला देख लो, L का क्या होगा, LMN, तो N थर्ड पोजीशन पे N, तो थर्ड पोजीशन पे N आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, एक मिनट, RILO, ठीक है, LMN MN, तो यहाँ +2 देखने को मिल रहा है STU, तो यहाँ ऑप्शन में आई थिंक थोड़ा RST, ठीक है। फिर IJK, K देखने को मिल रहा है, यहाँ माइनस हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है। MNOP IJK K, एक मिनट, EFGHI, अगर आप माइनस करोगे तो HG, तो यहाँ G आ जाएगा, ठीक है। फिर आप L देखते हो, SUV, आई थिंक ये U है ना, U है, STU, सही तो है, एक मिनट रुक जाइए। फिर आते हैं L, LMN, ठीक है। फिर O का क्या होगा, O, MNO, यानी NM, तो -2 यहाँ हो जाएगा, M हो जाएगा। एक मिनट वेट करिए। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं PKJQ, एक मिनट इसको फिर से करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अच्छा इसको ऊपर लेना है, उसको ऊपर मानना है। हमने एक यहाँ पे एक चीज कर दी, UVST, ठीक है, WTUR, वही पैटर्न है, ठीक है। +2 हो गया, ये -2 हो गया, ये +2 हो गया, और ये -2 हो गया, और सेम चीज हमारे ऊपर है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, RILO। अब हमें ऊपर समझना है, ठीक है, ऊपर देखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ वो हो जाएगा +2, यानी PS
ठीक है, PQR, -2 यानी +2 होगा तो PQR, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, I, तो IJK हो जाएगा, ठीक है। फिर L की बात करते हैं, तो L का क्या हो जाएगा, उल्टा पीछे जाओगे तो पीछे आएगा तो LMN, वो तो आगे हो गया, पीछे जाओगे तो JKL, दो पीछे गए तो J हो गया। फिर OPQ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमने नीचे ले लिया था, ये क्या है, ऊपर है। जैसे आप देखोगे ये UVST, ये फिर यहाँ 2 डॉट और यहाँ हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने इसको इधर साइड मान लिया था, तो इसको ध्यान रखना इस चीज का कि क्वेश्चन मार्क आपका कहाँ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, PKJQ, हमारा आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रेस इज रिलेटेड टू फैटिग, देन फास्ट इज रिलेटेड टू। अब ये फास्ट जो है वो तेज वाला नहीं है, पहले ही समझ लो। अब इससे रिलेशनशिप निकालते हैं, जैसे रेस जो है, ठीक है, जो रेस है, एक मिनट, जो रेस है आपका, वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप जब दौड़ते हो, रेस करते हो, तो उससे आपको क्या होती है, थकावट होती है। और जब फास्ट किया जाता है, फास्ट यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, ये आपका क्या है, वर्ब, यानी आप जो फास्ट रखते हो, व्रत रखते हो, तो उससे क्या होता है, उससे आपको क्या लगती है, भूख लगती है। क्या आप खाना नहीं खाओगे तो भूख लगेगी ना। अब ये मत कहना वीकनेस होगी, खाना नहीं खाओगे तब वीकनेस होगी एकदम ही, लेकिन आप जो फास्ट करते हो उससे आपको पहले तो भूख लगती है ना, वीकनेस आगे की चीज है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, हंगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हंगर, कि फास्ट रखने से क्या आती है, भूख लगती है, रेस से जैसे फैटीग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द कोड ऑफ द वर्ड गिवन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन दिया है, इसमें आपको कोड निकालना है कि क्या कोड का यूज यहाँ पे किया गया है। जैसे ड्राइवर इक्वल्स टू अगर 7 है, कार इक्वल्स टू 4 है, तो बुक इक्वल्स टू क्या होगा। तो अगर जैसे हम लोग यहाँ ड्राइवर की बात करते हैं, DRIVER इक्वल्स टू 7 है, और कार आपका क्या है, CAR, कार है 4, ठीक है। तो बुक इक्वल्स टू क्या होगा, बुक इक्वल्स टू क्या होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो और कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग सिंपली इसके लेटर्स को देख के किया जा सकता है। तो जैसे DRIVER आपके 6 लेटर्स है, तो 6 + 1 आपका 7 हो गया। क्या ये सेम चीज इस पर भी अप्लाई हो रही है, अगर इस पर अप्लाई होगी तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। CAR 3 हो गए, तो 3 + 1, हाँ आ गया हमारा 4। तो वैसे इसका देखते हैं, बुक का क्या हो गया, BOOK, बुक 4 लेटर्स +1 कितना हो गया आपका, 5 हो गया। तो ऐसे जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ड्राइवर आपका 6 लेटर्स थे, +1 हुआ तो 7, कार में 3 लेटर्स थे, +1 हुआ तो 4, बुक में 4 लेटर्स थे, +1 हुआ तो 5, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ने रिसो मीन्स गुड रेनी डे, सी ने पो मीन्स डे इज वंडरफुल, एंड री जो मीन्स गुड बाय। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स रेनी इन द कोड, ठीक है। तो एक कोड में हम लोग को नए रेसो का अर्थ दिया हुआ है, अच्छा, अच्छे बरसात, मतलब नए रेसो मतलब गुड रेनी डे। सिंपल सा ये समझो कि नए रिसो का मतलब है गुड रेनी डे। इस तरह के सवाल आपके बहुत आते हैं, गुड रेनी डे, ठीक है। फिर आप आते हो, सी ने पो का मतलब होता है डे इज वंडरफुल, ठीक है, डे इज वंडरफुल। और रीजो का मतलब होता है गुड बॉय। अब यहां समझो, ने रीसो क्या है। अब इन दोनों में पहले मतलब निकालो, गुड रेनी डे। अब हमें नहीं पता ने का मतलब गुड है कि री का मतलब कि सो का मतलब, ठीक है। तो पहले ये करते हैं। तो ने रीसो और सी ने पो में क्या कॉमन है, आप देखते हो इसमें भी ने है, एनी है, इसमें भी ने है। अब इन तीनों में कौन सा सेम है, गुड रेनी डे और डे इज वंडरफुल, दोनों में क्या सेम हो रहा है, डे डे कॉमन है। क्या बाकी में कोई और कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि ने का मतलब क्या होता है, गुड होता है, क्योंकि दोनों में यही मतलब निकल रहा है। अब इसमें देखते हैं, सी ने पो, सी ने पो और री, एक मिनट, क्या है ये, री जो है, जे है, ठीक है। अब आप इसको भी मिला सकते हो, इसको भी। जैसे हम लोग इसको मिलाएंगे तो री और री इसमें कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है, गुड और गुड। तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि री का मतलब क्या होता है, गुड होता है ना। अब बचा क्या, सो,
तो सो का मतलब क्या हो जाएगा, रेनी हो जाएगा क्या, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे और कुछ बचा ही नहीं। ने का मतलब डे हो गया, री का मतलब गुड हो गया, और रेनी का मतलब आपका क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि क्या हो गया हमारा आंसर यहाँ पे, डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आता है, इन अ क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट्स सरिता इज 27th पोजीशन फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द अदर साइड। तो अगर एक क्लास में 43 बच्चे हैं और वो लाइन से खड़े हैं, ठीक है, अब वो टॉप पोजीशन से सरिता 27th पोजीशन पे, तो पीछे से वो कौन से पोजीशन पे खड़ी होगी। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आप 43 में क्या कर दीजिए, जो टोटल है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, और जो करंट पोजीशन जो आपको बताई गई है उसमें 27 लगा दीजिए, मतलब जो ली गई है उसको माइनस कर दीजिए। तो 43 + 1 - 27 क्या हो जाएगा, 44 - 27 क्या हो जाएगा, 7, और इधर 1। तो 17th पोजीशन यानी जो आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा कि सरिता जो है वो पीछे से कौन सी पोजीशन पे खड़ी है, 17th पोजीशन पे खड़ी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब इसमें आपका क्या है, कुछ आपको क्वेश्चन मार्क है जो इसमें आपको इस तरीके के तस्वीरें देखने को मिलेंगी, तो हम लोग उसके हिसाब से गेस करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फिगर है कि अब कौन सा जो आपका पैटर्न है वो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो क्वेश्चन फिगर में ये आपका पहले ऊपर से ही देखते हैं, ये आपका पहले स्क्वायर आ गया, फिर आपका ट्राइंगल आ गया, फिर आपका कह सकते हैं जो अलग शेप दिया था वो आ गया, है ना, फिर आपका क्या आएगा, तो आप यहाँ गेस कर सकते हो कि कौन सा आएगा। ठीक है, जो अलग होगा। ट्राइंगल जो है पहले आपका यहाँ था, फिर आपका ऊपर गया, फिर आपका इधर गया, तो क्या वो नीचे आना चाहिए क्या, तो ट्राइंगल आपका नीचे होगा, तो सी या डी में से कुछ होगा, ए सी या डी में से। स्क्वायर की बात करें तो पहले ये ऊपर था, ठीक है, फिर ये इधर आ गया, फिर ये नीचे चला गया, तो अब स्क्वायर किधर आएगा, इधर आना चाहिए क्या, तो हमारा आंसर इसमें डी होना चाहिए क्या, आंसर हमारा इसमें डी होना चाहिए क्या, अगर हम लोग ऐसे देखो तो। अच्छा इसमें भी है, एक मिनट। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा आता है हमारा जो राउंड पोजीशन है। तो राउंड पोजीशन पहले आपका यहाँ था, फिर आपका यहाँ आ गया, फिर आपका ऊपर आ गया, तो क्या ये राउंड अब ऊपर आना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो एक एक शेप को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, गुड इवनिंग प्रज्ञा, बाकियों को भी गुड इवनिंग। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, एक मिनट हम लोग उसको फिर से समझते हैं, व्हाइट था इसमें दिख नहीं रहा था। देखो आपको यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि पहले स्क्वायर था, किसी एक को पकड़ो, स्क्वायर था, वो स्क्वायर आपका यहाँ आ गया क्या, नेक्स्ट में यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, है ना, अब वो इधर होना चाहिए, तो स्क्वायर इसमें इधर किसमें, एक इसमें है और एक इसमें है, तो या तो हमारा ए होगा या तो डी होगा। अब पकड़ते हैं सर्कल को, सर्कल आपका पहले यहाँ था, है ना, फिर आपका एक मिनट, सर्कल यहाँ था, फिर आपका यहाँ पहुंच गया, फिर आपका यहाँ पहुंच गया, तो अब किधर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अब यहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, है ना, ऊपर। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ऐसे जो है आपके सवाल फिगर वाला थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है इसी में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल हमारे यहाँ आता है कि क्वेश्चन फिगर ये है, अब इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इनमें से कौन सा आएगा, तो चलिए इसके थोड़ा समझते हैं। पहले ये डाउन था, ठीक है, फिर ये इधर आया है, फिर ये ऊपर आया है, तो मतलब ये ऐसे चल रहा है पूरा। ठीक है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चल रहा है, फिर यहाँ आया, ठीक है, फिर अब यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर नीचे आया, फिर इधर गया, तो अभी वो किधर जाएगा, अभी वो ऑब्वियस सी बात है ऊपर रहेगा, तो ऊपर आपका तीनों में ही है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देते कि पहले आपका स्क्वायर था, ठीक है, फिर आपका सर्कल हो गया, फिर आपका ट्राइंगल हो गया, फिर आपका ट्राइंगल हो गया, फिर आपका स्क्वायर हो गया, फिर आपका सर्कल हो गया, है ना, फिर आपका सर्कल हो गया, फिर आपका ट्राइंगल हो गया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सवाल आता है हमारा, एस एंड आर आर ब्रदर्स, टी इज डॉटर ऑफ एस, यू इज द स्पाउस ऑफ आर एंड मदर ऑफ क्यू, P is the daughter of P. Who is the spouse of T? तो अब हमसे इस पहले ये आपको डायग्राम बनाने के लिए दिया गया ब्लड रिलेशन में, फिर आपसे पूछा गया है 2 सवाल इससे रिलेटेड। ठीक है,
तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या हो जाएगा। सबसे पहले बात की जा रही है कि एस और आर जो है वो भाई, वो क्या है, ब्रदर्स है। तो आइए बनाते हैं, एस और आर क्या है, आपके भाई है। तो अगर ये मेल होंगे तो हम लोग इनके सर पे जो है वो प्लस मार्क कर देंगे, ठीक है, और फीमेल होंगे तो माइनस मार्क कर देंगे, ताकि आपको ध्यान रहे देखकर। एस और आर क्या है भाई, भाई है, ठीक है। टी इज डॉटर ऑफ एस, टी जो है वो एस की क्या है, बेटी है, ठीक है। तो ये नीचे वाले जनरेशन में आती है तो हम लोग इसको नीचे दिखाएंगे, और ये लड़की है तो इसलिए माइनस का साइन देंगे। फिर आते हैं, यू इज द स्पाउस ऑफ आर, यानी यू जो है वो लाइफ पार्टनर है एस का। अब एस अगर आपका ये है, क्या कहते हैं, मेल है, तो ऑफ कोर्स जो आपका यू होगा वो फीमेल होगी, तो ये हो गया। एंड मदर ऑफ क्यू, ठीक है, क्यू की जो है वो मदर भी है, तो आपके क्यू जो है, अब पता नहीं क्यू का जेंडर यहाँ नहीं दिया है कि क्यू लड़का है कि लड़की है, बस ये बताया गया है कि यू जो है वो एस, सॉरी आर है ना इधर, एक मिनट, आर की क्या है, आपकी क्या है, यू स्पाउस है, यानी ये फीमेल है, और ये क्यू की मदर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पी इज द डॉटर ऑफ पी, पी जो है वो वी की डॉटर है। क्या यहाँ वी के बारे में कुछ लिखा है, नहीं, ये यू है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, यू है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पी इज द डॉटर ऑफ वी हु इज द स्पाउस ऑफ टी, तो टी का जो पार्टनर है, ठीक है, वो कौन है, वी, ठीक है। तो वी आपका मेल हो गया क्या, है ना, वी आपका मेल हो गया क्योंकि टी आपकी डॉटर थी। एंड पी जो है वो वी की बेटी है, पी जो है वो आपकी वी की बेटी है। तो ये हमारा पूरा चार्ट तैयार हो गया क्या, है ना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एस एंड आर आर ब्रदर्स, तो ये हमारा एस और आर जो है वो आपके भाई हो गए, है ना। टी इज द डॉटर ऑफ एस, टी जो है वो एस की बेटी हो गई, है ना। उसके बाद यू इज द स्पाउस ऑफ आर, यू जो है वो आर के क्या है, स्पाउस है, यानी हस्बैंड है, आई मीन वाइफ है, यहाँ तो वाइफ होंगे। एंड पी इज द डॉटर ऑफ वी, ठीक है, पी जो है वो वी की डॉटर है, और वी कौन है, वी टी के हस्बैंड है, ठीक है। तो वी जो है वो टी का हस्बैंड है और पी इनकी बेटी है। तो ये हमारा पूरा फैमिली चार्ट जो है वो तैयार हो गया जी। आप पेपर जो है इसी तरह के आपके पेपर में सवाल आते हैं, तो अगर आप ऐसे सोचो, ये एक पेपर है, ऐसे आप 15 पेपर लगातार प्रैक्टिस करोगे अपने एग्जाम तक 18 जनवरी तक, तो आपका पेपर जो है मतलब इससे बाहर तो नहीं आएगा ना। यही सारे टॉपिक्स आते हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन जो है वो करिए, आराम से इसको पढ़िए, बार बार सॉल्व करिए, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। और गूगल फॉर्म जो है वो जरूर भर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको वो सैंपल पेपर भी आपके व्हाट्सएप पे मिल जाए, कि आप उसको प्रिंट करा के एकदम OMR जैसे आपका डिट्टो एग्जाम होता है वैसे ही आप दे दो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा फैमिली चार्ट तैयार हो गया। आगे बात करते हैं, हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ पी। हमारा क्वेश्चन क्या आया है, पी के जो ग्रैंड फादर है वो कौन है। तो अगर पी की बात करें तो पी के फादर कौन है, वी है, वी के फादर कौन है, एस है ना। तो या वी के या टी के भी फादर कह सकते हो। अब नानी साइड के ग्रैंडफादर हो या दादी साइड के मैटरनल हो या फिर पैटर्नल हो, बात तो एक ही है। तो हमारे ग्रैंडफादर कौन है, एस हो जाएंगे क्या, तो क्योंकि ये इसकी मम्मी है और ये मम्मी के पिताजी एस हो गए, तो ये नाना है, और इंग्लिश में कहो तो ग्रैंडफादर ही होता है। तो हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, एस हो जाएगा क्या, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, पी के दादा कौन है, ग्रैंडफादर कौन है, एस है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है, हु इज द कजन ऑफ क्यू। क्यू का जो कजन है वो कौन है, चचेरा भाई कौन है। क्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्यू का कजन कौन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भाई लिख दिया है, ठीक है, जरूरी नहीं है। देखिए, कजन का मतलब आपका ऐसे भाई नहीं होता है, कजन का मतलब भाई बहन दोनों हो सकता है, कॉमन जेंडर में आता है। तो आप बताइए क्यू का कौन हो सकता है, क्यू का अपना कोई भाई है क्या, नहीं। कजन कौन हो सकता है, ये क्यू के पापा है, क्यू के पापा के भाई ये है, तो इसके चाचा हुए। अब चाचा की बेटी तो आपकी टी है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, कजन्स हुए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू का कजन कौन है, टी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, एक मिनट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स ऑफ नंबर्स फॉलोइंग सेम रूल्स आर गिवन, फाइंड द रूल एंड अकॉर्डिंगली फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर। तो आपके 3 जो है नंबर दिए गए, जैसे 213 इक्वल्स टू 419 दिया गया है।
फिर आगे बात करते हैं 3 2 2 इक्वल्स टू 9 2 4 दिया गया है। फिर आपका 4 1 5 इक्वल्स टू 1 6 1 2 5 दिया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि 2 1 5 इक्वल्स टू क्या होगा तब। अभी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से पैटर्न को फॉलो करोगे ना, ठीक है, पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप देख सकते हो कैसे। जैसे आप देखोगे 2 1 3, क्या इसका कुछ डबल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अगर डिजिट में बांट दो तो 2 का स्क्वायर क्या 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या 9 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, हम लोग ये भी मान सकते हैं, मान लो अभी के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन ये आपका सेम है। यहाँ भी देखोगे 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, और 1 का 1 ही लिखा है। तो यानी बीच वाले में आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ करते हैं कि 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 1 का हम 1 लिख देते हैं, और 5 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा 4 1 2 5। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 का स्क्वायर 25, और 1 को हमें 1 ही लिख देना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 6 persons आर सिटिंग इन अ सर्कल। अब 6 लोग जो है वो एक सर्कल में बैठे हुए हैं। J इज बिटवीन N एंड O एंड N इज ऑपोजिट, ठीक है, एंड N is opposite M and L is not in either of the neighboring seats of N who is opposite to K। ठीक है, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट से भी आपका आता है आंसर। इसको एक मिनट, चलो यहां समझते हैं क्या है। ठीक है, तो बोल रहा है 6 पर्सन जो है वो सर्कल में बैठे हैं। 6 पर्सन आपके ऐसे सर्कल में बैठे। ठीक है, तो 6 सीट्स बना देते, 1 2 3 4 5 6, तो आपके सर्कल में सीट्स है। J इज बिटवीन N एंड O। तो अगर हम लोग माने कि J यहाँ बैठा है तो इसके बगल में N बैठा होगा और यहाँ O बैठा होगा क्या? ठीक है, चलिए J N और O के बीच में बैठा है। फिर आते हैं N इज ऑपोजिट M। N जो है वो M के ऑपोजिट बैठा है, यानी N के सामने कौन है M, तो यानी M के सामने कौन बैठा है N बैठा है। फिर आते हैं L इज नॉट इन आइदर ऑफ द नेबरिंग सीट्स ऑफ N। और ये कहा जाता है कि जो L है वो N के कहीं भी नहीं बैठा है। ठीक है, N के बगल में L नहीं बैठा है, तो N के बगल में 2 सीट्स खाली थी, एक J की एक यहाँ की। अब यहाँ तो ऑलरेडी J बैठा है और ये बोला गया है कि यहाँ पे L नहीं बैठा है क्योंकि वो N के बगल में नहीं है। तो L अगर यहाँ नहीं बैठा है तो ऑफ कोर्स एक ही सीट अभी हमारी खाली है, तो हमारा L हो गया। अब बचा कौन, एक K, तो K आपका यहाँ बैठा होगा। तो ये हमारा पूरा तैयार हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको समझते हैं। हु इज ऑपोजिट टू K। K के ऑपोजिट में कौन बैठा है, तो K के ऑपोजिट में आपको कौन बैठा है, O बैठा है क्या? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्या हो गया हमारा आंसर, B हो गया, O हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग मैमल्स, काउज एंड क्रोज। अब मैमल, काउज और क्रोज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये इनमें से कौन दिखा रहा है, वेन डायग्राम, कौन सा वेन डायग्राम दिखा रहा है? अगर हम लोग बात करें मैमल्स, काउज और क्रोज की, तो मैमल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो मैमल्स एक कैटेगरी है ना, वो एनिमल की कैटेगरी है जिसके स्किन में जिसके हेयर होते हैं, है ना, बॉडी हेयर होते हैं जिसके। ठीक है, साथ साथ ये सीधा यंग वंस को जन्म देता है, इनके फीमेल के पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। तो हम लोग बहुत सारे ऑप्शन देखते हैं मैमल्स में, तो जैसे हमारा लायन हो गया, टाइगर हो गया, इवन ह्यूमंस आर आल्सो मैमल्स। ठीक है, द ओनली मैमल हु कैन फ्लाई कौन हो जाएगा, बैट हो जाएगा। तो एक आपका क्या है, कैटेगरी। अब आपके 2 अलग एनिमल्स दिए, आप कह सकते हो, एक काउस और एक क्रो। तो क्या काउ इसमें आते हैं मैमल की कैटेगरी में? बिल्कुल आते हैं। क्या क्रोज आते हैं मैमल की कैटेगरी में? नहीं आते, ये दूसरे कैटेगरी में आते हैं, एव्स जिसको कहते हैं, मतलब जो उड़ने वाले होते हैं। ठीक है, तो काउ यानी मैमल के अंदर ही आपका काउ आएगा और क्रो आपका अलग से आएगा। तो मैमल के अंदर इनमें से कौन आ रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे कि मैमल के अंदर कौन आ रहा है, तो मैमल के अंदर आपका काउ आ जाएगा और क्रो आपका अलग से होगा।
ठीक है, तो ऐसे इन लोग का रिलेशन बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, द फिगर रिप्रेजेंट 3 क्लासेस ऑफ यूथ इन अ विलेज, हाउ मेनी एजुकेटेड यूथ इज पुअर। अब बोला जा रहा है, ये यूथ का एक दिखाया गया है आपको इमेज। अब बोला जा रहा है इसमें से कितने यूथ जो है वो एजुकेटेड है और पुअर भी है। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों में आता है, एजुकेटेड में भी आता है और पुअर में भी आता है। और कोई क्राइटेरिया मेंशन है क्या, नहीं। तो एक एक नंबर पे डिस्कस करते हैं। ये जो 8 नंबर है ये किसको दिखा रहा है, ये सिर्फ एजुकेटेड को दिखा रहा है क्या? क्या ये पुअर वाले सर्कल में आता है? नहीं। क्या ये एम्प्लॉयड वाले सर्कल में आता है? नहीं। तो हम लोग ये सिर्फ एजुकेटेड है, तो हम लोग को इससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब है वो एजुकेटेड से जो पुअर भी है। तो पुअर पे आते हैं, तो आप 17 नंबर देखोगे, ये ना एम्प्लॉयड में आ रहा है ना एजुकेटेड में आ रहा है, तो हमें इससे भी मतलब नहीं है। तो हमें मतलब किससे है? अब देखो पुअर में और कौन सा नंबर आ रहा है, 11 का आ रहा है और 3 का आ रहा है ना, 11 का आ रहा है और 3 का आ रहा है। तो 11 आपका उस किस में आ रहा है, एजुकेटेड में आ रहा है और पुअर में आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो हमारा 11 हो गया। तो क्या हमारा 11 आंसर हो गया? नहीं। और देखो पुअर में ये भी आ रहा है 3। अब 3 किस नंबर को दिखा रहा है कि ये एजुकेटेड में भी आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस वाले सर्कल में भी आ रहा है और इस वाले सर्कल में भी आ रहा है। मतलब ये वो यूथ है जो एजुकेटेड भी है, पुअर भी है और एम्प्लॉयड भी है। तो हमें एम्प्लॉयड है कि नहीं ये तो दिया ही नहीं, तो हमें इससे मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 और 3 कितना हो गया, 14 हो गया। तो यानी 14 जो आपके लोग हैं वो आपके एजुकेटेड के साथ साथ पुअर भी है। एम्प्लॉयड है कि नहीं है हमें नहीं पता, हमें उससे मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, हमारा आंसर हो जाएगा 14, यानी कि 18 का क्या हो गया, ए हो गया यहाँ आंसर। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट आता है विच आंसर फिगर कंप्लीट्स द पैटर्न गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। अब इनमें से कौन सा फिगर इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा, आइए जानते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले बात करें अगर, तुम्हारा आंसर क्या है, यहाँ ऐसे पैटर्न क्या बनना चाहिए, ये जैसे वैसे ही, तो ये ऐसे कुछ आएगा क्या, है ना, ऐसे आएगा, तो ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा। तो ये सेम चीज कौन दिखा रहा है, आप देखोगे यही एक है जो इधर आ रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन। बाकी सब उधर जा रहे हैं लेकिन हमें इधर चाहिए क्योंकि ये उस पैटर्न को कंप्लीट करना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही सेम चीज है लेकिन उल्टा है कि ये आपका फिगर इनमें से किस में इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी आपका ऐसा क्या है कि ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे आपका फिगर किस में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ ध्यान दोगे तो आपको वैसा तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें भी आओगे तो वैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें अगर आप आते हो ऐसा तो है लेकिन यहाँ पे कर्व हमें नहीं देखने को मिल रहा। ये आपका सेम फिगर है लेकिन यहाँ पे कर्व नहीं है, यहाँ पे आपके स्ट्रेट ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये शेप देखने को मिल रही है एंड यहाँ पे कर्व भी देखने को मिल रहा है। तो हमारा इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि हमें ये देखने को, ये फिगर ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। वेरी गुड खुशी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, अगला सवाल है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेस। तो अब इसमें हमें बताना है मिसिंग नंबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा हर सेक्शन में हम लोग आपको कुछ होमवर्क भी देंगे। ठीक है, तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भी देना है। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन बचे हैं, 21, 4 ही क्वेश्चन बचे। तो एक काम करिए, ये वाला जो सवाल है ना, इसको आपको क्या बताना है, होमवर्क में आपको इसको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या बताइए, होमवर्क में बताइए कि इसके आंसर जो है वो आखिर में क्या आएगा। सेम सेम नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 60, 120, 210। तो आपको बताना है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका इसका क्या होगा। ठीक है, तो एक मिनट, क्वेश्चन मार्क एक और था ना, वो छूट गया।
एक मिनट रुक जाइए, 120, फिर 210 और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस तरह के हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, तो जो सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम लोग होमवर्क में देख लेंगे। ठीक है, आपके 25 क्वेश्चन ही आएंगे, अभी बस रीजनिंग के क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं, तो इसको ध्यान दीजिए रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अ बॉय इज रनिंग टुवर्ड्स साउथ, टर्न्स टू हिज राइट एंड रन्स, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड फाइनली टर्न्स हिज लेफ्ट, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही रनिंग नाउ। अभी आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, डिस्टेंस का तो चलिए यहाँ सवाल नहीं आया, सीधा डायरेक्शन से आया है। तो आइए समझते हैं क्या बोल रहा है। एक लड़का जो है साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो पहले तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, फिर वेस्ट। ठीक है, तो आपका एक लड़का जो है वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यानी वो यहाँ पे भागते हुए आपका साउथ में जा रहा था, फिर वो राइट मुड़ जाता है। अगर वो इधर जा रहा है, अगर ऐसे जा रहा है, तो उसका राइट क्या होगा, इस साइड, तो यानी वो इस साइड मुड़ गया। ठीक है, फिर एंड रन्स, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो अपने राइट मुड़ता है। तो अगर वो इधर जा रहा है तो उसका राइट इधर होगा, तो इधर मुड़ता है। फिर क्या है, एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट जाता है। अगर इधर है तो उसका लेफ्ट किधर होगा, इधर। ठीक है, तो व्हाट विच डायरेक्शन इज ही रनिंग नाउ, अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है यानी इस डायरेक्शन में, तो कौन से डायरेक्शन में, ये आपका क्या है, वेस्ट है इस साइड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इजी हो जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवाइड, एक्स मल्टीप्लाई मीन्स माइनस एंड डिवाइड मीन्स प्लस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें मीनिंग चेंज कर देता है, प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब प्लस, ऐसे जो है आपको करके दे देता है, तो उसमें आपको क्या करना है, सीधा सा नंबर लिख दो 64, सॉरी पहले क्या है 16 है, फिर बीच में खाली छोड़ दो 64, फिर खाली छोड़ दो 8, 4, फिर 2। अब सीधा वही लिखो जो मतलब बताया गया। यहाँ पे क्या है बाबू, डिवाइड है ना, लेकिन डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है प्लस, तो प्लस लगा दो। 64 फिर क्या है, माइनस, तो माइनस का मतलब क्या होता है, डिवाइड, वो लिख दो। फिर 8 के बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, फिर आपका क्या है, प्लस, तो प्लस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब सीधा इसको सॉल्व कर दो, ये आपका जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो पहले बोर्ड मास के नियम से चलेंगे, तो पहले आपका क्या हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, -4 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अब क्या होगा यहाँ, अब इसको सॉल्व करो, 16 + 8 -8 हो जाएगा, 16 8 आपका 24 हो गया, -8 कितना हो गया, 16 ही हो गया। तो क्या है हमारा 16 ऑप्शन में, जी हाँ बिल्कुल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चले, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन LM, देन विच ऑफ द आंसर फिगर्स इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन फिगर। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए कि अगर मिरर जो है LM लाइन पे रखा गया है, मतलब अगर मिरर आपका यहाँ रखा गया है, तो इस साइड से आपका मिरर इमेज जो है वो क्या बनेगा। चलिए गेस करते हैं। सबसे पहले तो आपका इधर जो है, जो भी आएगा, एक मिनट लेट मी चेंज द कलर, इधर जो आपका जो भी आएगा वो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, व्हाइट वाला होना चाहिए। तो व्हाइट कौन कौन से, ये है और ये। ठीक है, फिर तो ये आपका कट गया कि सी तो नहीं होगा। फिर आपका क्या होना चाहिए, मिरर में क्या दिखेगा, मिरर में उल्टा दिखेगा क्या, लेकिन इसी साइड दिखेगा, इस साइड। तो आपका इस साइड दिख रहा है, इसमें से कौन दिख रहा है, इस साइड, तो इस साइड आपका ये दिख रहा है। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो आपका ये भी कट गया। फिर आते ट्राइंगल होना चाहिए, ट्राइंगल तो सब में है। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है यहाँ। ठीक है, तो मिरर में ये तो नहीं दिखेगा आपका, तो यहाँ आपको कौन सा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये दिख रहा है, और इसमें तो है ही नहीं है, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आप देखो तो, यहाँ पे आप देखोगे ऐसा कुछ भी नहीं बना हुआ है, लेकिन आपका यहाँ बनाया हुआ दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट हमारा ऐसे ही आप ना एलिमिनेट करके बनाना है ऐसे क्वेश्चंस को, कि एक एक को बैठ के कहीं भी गलती देखे उसको काट दो कि ये तो हमारा ऑप्शन नहीं, फिर बाकी से कंपेयर करो। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा मतलब रीजनिंग का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्या है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय विनय said he is the son of the only son of my mother, how is Vinay related to that boy? एक फोटोग्राफ को देख के विनय जो है वो बोलता है कि ये जो है मेरी मम्मी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो अगर उनके माताश्री है उनका इकलौता बेटा, अब विनय जो है कह रहा है मेरी मम्मी का इकलौता बेटा, तो विनय ही अगर इकलौता बेटा उनकी मम्मी का तो वो खुद हुआ ना, यानी उसके कोई भाई बहन नहीं है, भाई बहन नहीं है तो ऑफकोर्स वो है, तो विनय हो गया, तो उसका बेटा। तो विनय उस लड़के से कैसे कनेक्टेड है, विनय उसका फादर हुआ ना ऑफकोर्स, तो विनय क्या हो गया, उसका फादर हो गया। ठीक है, क्योंकि विनय बोलता है मेरी मम्मी, अगर मैं कहूं मेरी मम्मी की इकलौती बेटी, तो ऑफ कोर्स अगर मेरी मम्मी की एक ही बेटी है तो मैं ही होंगी ना, मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ। और अगर मेरी बेटी, तो मैं उससे कैसे रिलेटेड हूँ, आई एम हर हिज और हर मदर, तो यानी हाँ ऑफ कोर्स हर मदर, तो यहाँ पे वही सेम चीज है। तो विनय इज रिलेटेड टू हिम एज हिज फादर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, तो हमारा डी हो जाएगा यहाँ आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो पूरा रीजनिंग वाला सेक्शन था ये कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो लोग पूछ सकते हो। अब हम लोग जो है मैथ सेक्शन को करेंगे। तो मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले ऐसे करेंगे कि मैथ्स के पहले 25 क्वेश्चन या 20-25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इंग्लिश और जीके वाला सेक्शन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैथ्स को करेंगे। नहीं तो मैथ्स हमारा कंटिन्यूअसली करने से अच्छा है कि हम लोग पहले मैथ्स का फर्स्ट पार्ट करेंगे 20-25 क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी जो है हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए इसके। अब हम लोग चलते हैं मैथ्स पे। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, 2 मिनट का आपको टाइम मिला, पहला क्वेश्चन है, तब तक फिर हम लोग आके इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।
चलिए अब इसको देखते हैं। इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114 लीव्स रिमाइंडर 21 इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 देन द रिमाइंडर विल बी। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं इसमें सीधा सीधा क्या होता है, अब थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो तो सीधा जो दूसरा वाला आपका नंबर है अगर सेम नंबर से डिवाइड हो जा रहा है तो सीधा 21 को क्या करिए 19 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपका जो रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, आई मीन माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। तो आप लोग का यहाँ आंसर भी आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बसेस स्टार्ट फ्रॉम अ bus terminal with a speed of 20 kilometers per hour at intervals of 10 minutes. What is the speed of a man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the buses at intervals of 8 minutes? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करते जाइए, हम लोग भी साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। अब देखो बस जो है वो स्टार्ट होती है बस टर्मिनल से, 20 किलोमीटर आवर जो है उनकी स्पीड होती है। ठीक है, 10 मिनट में वो पहुंचती है। अब एक आदमी जो है वो सामने से आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में बस टर्मिनल के पास, और वो बसेस से कब मिलता है 8 मिनट के इंटरवल। ठीक है, तो अब आप बताइए कि जो स्पीड है मैन की वो क्या होगी। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि देखिए अगर बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस की, दोनों का डिस्टेंस तो सेम होना चाहिए अगर वो उधर से आ रहा है तो इधर जो है बस कौन से डिस्टेंस पे चल रही है या किलोमीटर्स पे चल रही है, बस जो है वो 8 मिनट ले रही है, क्या 8 मिनट ले रही है, सॉरी 10 मिनट ले रही है ना, 10 मिनट ले रही है, और कितने किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, क्या है ना 20 किलोमीटर पर आवर, और मैन जो है उसकी स्पीड क्या 8 मिनट है ना, और वो 20 किलोमीटर पर आवर और प्लस हम लोग मान सकते हैं एक्स जो उसकी स्पीड है उससे चल रही है। क्या ये चीज क्लियर है? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तो आई डोंट थिंक इसका आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अब स्पीड अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम करना होगा, तो स्पीड इनटू टाइम करते, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अब ये मिनट में है तो इसको बदलते हैं हम लोग, ठीक है, तो बाई 60 कर देते हैं, है ना, और सेम चीज हम लोग यहाँ भी करेंगे, 20 प्लस एक्स इंटू आपका क्या हो जाएगा 8/60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते कितना आता है। चलिए तो 20 इंटू 10/60 इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स इंटू 8/60। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ करते हैं तो ये तो आपका कर जाएगा 6, तो यहाँ 20/6 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा 160 प्लस 8x/60। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग इसको करते हैं सीधा सीधा तो 8x/60 इक्वल्स टू 160 माइनस 20/6। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको ऐसे एक मिनट, हाँ ठीक है ऐसे करते हैं तो ये हो गया हमारा, इसको सीधा सीधा ऐसे करके, ठीक है, इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। एक मिनट, बताओ इसका आंसर क्या होगा ऐसे 5 किलोमीटर। वेरी गुड, नेपाली ठाकुरी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा पहले ये बताओ, पहले 60 काट ही लेते हैं, एक काम करते हैं रुक जाओ, क्या हो जाएगा यहाँ 20, पहले ये समझो स्पीड इनटू टाइम आपका क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, है ना, तो आपका डिस्टेंस तो दोनों का बराबर था ना, अगर मैं फिर से आपको समझाऊं डिस्टेंस तो दोनों का बराबर था, है ना, तो स्पीड और टाइम दोनों की लेकिन अलग अलग थी। अगर उसकी बात करते हैं उसका स्पीड क्या होगा, उसका स्पीड आपका बस का क्या हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, इंटू आपका टाइम कितना लगा था उसको 10 मिनट लगा था, चेंज कर देते बाई 60 कर देते हैं। ठीक है, फिर आपका इधर भी आपका स्पीड और टाइम दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही है, तो 20 आपका किधर 20 प्लस एक्स क्योंकि उसकी स्पीड तो ज्यादा होगी ना ऑफकोर्स, और प्लस आपका क्या हो गया इंटरवल ऑफ 8 मिनट्स, तो 8/60 हो गया यहाँ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे अगर चलते हैं तो ये क्या हो गया 200/60
और ये आपका क्या हो गया 160 प्लस एक्स 8x/60, ठीक है। अब आपका यहाँ से नीचे से 60 कट हो गया क्या, फिर आपका क्या बचा 200 इक्वल्स टू 160 प्लस 8x, तो आपका 8x इक्वल्स टू 200 माइनस 160 हो गया, यानी 8x इक्वल्स टू आपका क्या हो गया 40 हो गया, और x इक्वल्स टू आपका क्या हो गया 40/8 यानी 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 किलोमीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा आता है by walking at 3/4 of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes later than his usual time. The usual time taken by him to reach his office is। अब एक आदमी जो है वो अपने यूजुअल टाइम का 3/4 इंटू एक्स जो है वो चलता है, यानी 3x/4 वो अपने यूजुअल टाइम का चलता है, तो वो ऑफिस जो है वो 20 मिनट लेट से पहुंचता है, ठीक है, 20 मिनट लेट से पहुंचता है। तो आप बताइए कि उसको यूजुअल टाइम जो है वो क्या लगता होगा। चलिए इसका आंसर बताइए कि उसको यूजुअल टाइम जो है वो कितना लगता होगा अपने ऑफिस पहुंचने में, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सिंपल सा कि 3x/4 टाइम उसको अगर अपना काम करता है तो उसको अपने यूजुअल टाइम से, ठीक है, अपने यूजुअल टाइम से जो है उसको कितना लगता है 20 मिनट ज्यादा लगता है, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्ट बनाए तो 3x/4 अगर वो क्या है स्पीड का चलता है, तो अगर बाकी का बताए कि 1/4, तो 1/4 यानी वो कम अपनी स्पीड चला रहा है ना, 1/4 कम अपनी स्पीड चला रहा है, तो 1/4 अगर वो कम चलाएगा तो 20 मिनट लेट होगा। ऐसे कर सकते हैं क्या कि उसका यूजुअल टाइम 1/4 अपने यूजुअल टाइम के चलेगा तो उसको 20 मिनट लेट होगा, तो उसी का x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो x/4 इक्वल्स टू 20 मिनट्स, तो x इक्वल्स टू आपका 80 मिनट्स, ठीक है। तो आपका सीधा क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 80 मिनट्स यहाँ पे आंसर है। तो आपका यूजुअल टाइम उसको कितना लगेगा 80 मिनट्स आ रहा है x आपका, तो यानी उसको 20 मिनट कम लगेंगे ना, तो 80 - 20 आपका कितना हो जाएगा। जनरली उसको कितने लगते हैं 60 मिनट्स लगते हैं, लेकिन ऐसे उसको कितने टाइम लग रहा है 80 मिनट्स लग रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा 80 मिनट्स टाइम उसको ऐसे लग रहा है, लेकिन अगर वो यूजुअल टाइम से 20 मिनट लेट हो जाता है तो 20 अगर हम लोग इसमें माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। टू नेचुरल नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2160। द स्मॉलर ऑफ द नंबर्स इज। दो नेचुरल नंबर है जो रेशियो में है 3:5, ठीक है, कौन से रेशियो में है 3:5 में है, और उनका प्रोडक्ट जो है वो 2160 है। तो अब बोला जा रहा है दोनों नंबर क्या है, तो अगर नेचुरल नंबर की बात करते हो 3:5, ठीक है, 3:5, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट जो है आपका क्या हो जाएगा 2160, क्या हो गया 2160 हो गया, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों रेशियो को कहा जा रहा है दोनों का प्रोडक्ट है ना ये, तो यानी अगर इसको 3x मान ले और इसको 5x मान ले तो ये आपका क्या हो जाएगा 2160, ऐसा हो जाएगा क्या, है ना, ऐसा हो जाएगा क्या। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 15x² इक्वल्स टू, आई होप अभी आपको आवाज जो है वो आ रही होगी, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं जहां पे हम लोग थे। एक मिनट, ठीक है, तो थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। तो अभी हम लोग क्लास वापस से कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, ठीक है। अभी जो हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट किया था हमने, तो हमने ये समझ रहे थे कि टू नेचुरल नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2160। तो अगर दो नेचुरल नंबर है 3:5 और उनका प्रोडक्ट क्या है 2160, ठीक है। तो 3:5 अगर उनका रेशियो है यानी उनका प्रोडक्ट 2160, तो 3x इंटू क्या हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 2160 हो जाएगा क्या, है ना।
तो ये क्या हो जाएगा 15x² इक्वल्स टू 2160 हो जाएगा। अब x² इक्वल्स टू x² यहीं रहेगा, 15 आपका नीचे चला जाएगा, बाय 15 हो गया। ठीक है, x² इक्वल्स टू क्या हो गया, अब इसको काटते हैं तो 1 बार में 15 आ गया, 66 6 बार 4 बार में आपका 60 आ गया, फिर 6 जाएगा तो 60 यानी 144। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो x² इक्वल्स टू 144। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। ठीक है, तो रूट 144 का मतलब क्या है कि 144 किसका स्क्वायर है, तो आपको याद होगा 12 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, अब 3 और 5 में छोटा नंबर कौन है 3, तो x अगर 12 है तो 3x कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हमारा ए हो जाएगा 36 हो जाएगा, याद रखिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 4 नंबर्स इज 48 when 5 and 1 are added to the first two and 3 and 7 are subtracted from the third and fourth, the numbers will be equal, the numbers are। ठीक है, तो इस सेक्शन में आपको ये सवाल जो है वो होमवर्क में करना है, यानी आपको सिंपल सा होमवर्क में करने का मतलब है आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। अब ये सवाल हम लोग छोड़ने नहीं वाले, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग इन सवालों को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपको उसमें जो है कमेंट में आपको आंसर देना है। ठीक है, हर एक सेक्शन से हमने रीजनिंग का भी आपको एक सेक्शन दिया था, इसका भी। ठीक है, चलिए तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। कृष्णा परचेज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹10 फॉर ईच एंड द सेम नंबर फॉर 14 ईच। ही मिक्स देम टुगेदर एंड सोल्ड देम फॉर ₹13 ईच, देन हिज गेन और लॉस परसेंटेज। अब कृष्णा जो है वो एक सामान खरीदता है, मतलब कुछ सामान खरीदता है 10 रुपए ईच में, और कुछ सामान खरीदता है वो 14 रुपए ईच प्रोडक्ट पे। अब वो दोनों को मिलाकर दोनों का मिक्सचर जो है वो 13 रुपए ईच में भेज देता है। तो क्या उसको गेन हुआ या फिर लॉस हुआ, ये हमें बताना है। और गेन या लॉस हुआ तो कितने % का गेन या लॉस हुआ, आइए उसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सीपी निकालेंगे ना, कॉस्ट प्राइस। एसपी तो हमें पता है, एसपी हमारे पास क्या है 13 रुपए है ना, और सीपी हमें नहीं पता है क्योंकि सीपी हमारे पास क्या है 2 है, एक 10 और एक 14। तो दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 24 हो गया ना, 24/2 यानी कि 12 रुपए। तो सीपी हमारा 12 है और एसपी हमारा 13 रुपए आ गया, तो सीपी कितना हो गया हमारा 12 रुपए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब तो सीपी ₹12 और एसपी ₹13, तो हमारा क्या होगा, एसपी बड़ा है सीपी से, तो हमारा ऑफ कोर्स प्रॉफिट होगा यानी गेन होगा। तो प्रॉफिट % क्या हो जाएगा आपका 1/12 इंटू 100। 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है ना, और 12 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस था इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 100/12। ये गया 50 से, ये गया 6 से, ये गया 25 से, ये गया 3 से, तो 25/3 यानी कि 3 8 24 2%। तो हमें गेन हो गया है 8/2/3% का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल हमारा है, द एवरेज ऑफ अ जूरी ऑफ 5 is 40 if a member aged 35 resigns and a man aged 25 becomes a member, then the average age of the new jury is। तो अब हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, कि एवरेज एज जूरी की जो है वो क्या होगी। तो आप बताइए कितना हो सकता है, कितने लोगों का मेंबर है ये, 5 लोगों का है क्या। तो अगर कोई आता है और फिर कोई रिप्लेस होता है तो उसमें क्या किया जाता है, सिंपल से बताइए। एवरेज आपका पुराना कितना था 40, कितने सदस्य आपके 5। ठीक है, कौन रिजाइन कर रहा है आपका 35 एज का आपका रिजाइन कर रहा है। ठीक है, कौन आ रहा है 25 एज वाला आपका आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे बना दोगे कि सबसे पहले कितने लोग थे, मतलब कितना एवरेज है, कितने लोग हैं वो आपने कर दिया। ठीक है, फिर जो जा रहा है उसको माइनस कर दो, जो आ रहा है उसको प्लस कर दो। ठीक है, और कितने एग्जैक्ट लोग हैं, एवरेज में हमेशा टोटल नंबर लिखा जाता है, कितने हैं 5 लोग हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर क्या हो जाएगा 40 इंटू 5 200, 200 माइनस 35 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा 200 माइनस 10 हो जाएगा बाय 5,
यानी 190/5 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 315 और ये 15 3 आई थिंक 30, हाँ 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 38 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये जो है हमारा सवाल ऐसे बनता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एरियाज ऑफ 3 consecutive faces of a cuboid are 12 centimeter square, 20 centimeter square and 15 centimeter square, then the volume of the cuboid is। तो आपको बताया जा रहा है क्यूब जो है, ठीक है, आई मीन एक क्यूबॉइड है, ठीक है, उस क्यूबॉइड का, जैसे क्यूबॉइड अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है बाबू, तो ये हमारा क्यूबॉइड हो गया, तो इसका तो वॉल्यूम निकलता है ना, लेकिन अगर लोग इसके फेस की बात करें, सिर्फ इसकी, तो इसका बोला जा रहा है एक एरिया है, ठीक है, सिर्फ इसका एक एरिया है और सिर्फ इसका एक एरिया निकाला गया है। ठीक है, तो इनका एरिया बाबू क्या आया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इनका एरिया ये आया और हमें इससे वॉल्यूम निकालना है। तो अगर हम लोग मानते हैं कि एक क्यूबॉइड में 3 चीजें होती है बाबू, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो अगर हम लोग लेंथ को x मान ले, तो x, ये y और ये आपका x y और इसकी हाइट क्या हो गई z। ठीक है, तो तीनों में वो चीज सेम चीज आ रही है क्या, x, एक मिनट, x y और z तीनों में ही आपका सेम चीज आ रही है, तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम। चलिए देखते हैं कि कैसे निकलेगा। ये तो पिक्चर के लिए मैंने दिखा दिया था। तो मान लो कि हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट x y z है। तो पहला जो हमारा फेस है, तो उसका एरिया कितना होगा, x इंटू वाई होगा क्या, तो x इंटू वाई आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी एक्स वाई आपका क्या है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बात करें वाई जेड जो नेक्स्ट है आपका, वो आपका क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर आपका अगला जो है एक्स जेड, वो हमारा क्या है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया एक्स। अब बताओ अगर हम लोग इन दोनों को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, यानी एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू क्या हो गया एक्स जेड इक्वल्स टू क्या आएगा 12 इंटू 20 इंटू 15। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो आप देखोगे एक्स एक्स कितना हो गया 2 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर, वाई भी आपका 2 हो गया और जेड भी आपका 2 हो गया, इक्वल्स टू कितना आएगा 12 इंटू 20 इंटू 15 करते हैं, 15 इंटू 12 अगर करेंगे तो कितना आएगा 30 और यहाँ 15। ठीक है, 180, तो 180 इंटू ये 3600 आएगा क्या, इसमें एक जीरो उसमें एक जीरो। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 3600 हो गया। तो यानी अगर x y z हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 3600 पे रूट लग जाएगा, x y z हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा क्या, रूट अगर निकालोगे तो 36 का आपका 6 का स्क्वायर है और 100 आपका 10 का स्क्वायर है, तो 6 इंटू 10 आपका 60 हो गया। तो हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम यही तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लेंथ हमारा x था, ब्रेथ हमारा y था और z हमारा हाइट था, तो x इंटू वाई इंटू जेड आपका क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा सवाल है कि द रेशियो इन विच अ मैन मस्ट मिक्स राइस एट ₹10.20 per kg and 14.40 per kg so as to make a mixture of 12.60 per kg। तो हमें कौन से रेशियो पे रखना होगा कि मतलब कि एक राइस को बेचा जाए 10.20 kg में और 14 रुपीज पर kg में, तो वो एक मिक्सचर ऐसा बनाए, कौन से रेशियो में इन लोगों का मिक्सचर बनाए कि ये ऐसे इस दाम में बेचे कि 12.60 पर kg में बेचे। तो इसका एक तरीका है बनाने का, सिंपल सा आप यहाँ लिखो 10.20 ये हो गया और ये आपका 14.40। ठीक है, बीच में आप लिखो 12.60 जिसमें आपको मिक्सचर बनाना है। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। तो आप ये देखो ये कितना ज्यादा है, दोनों को माइनस कर दो, तो 12.60 माइनस 10.20 कितना हो जाएगा 40 यहाँ हो गया, ये आपका 2, यानी इतना ज्यादा है 2.40, ये आपका सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ लिख दो 2.40। अब इसको माइनस करो
14.40 माइनस 12.60, ये कितना आएगा 0, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, 1.80। ठीक है, तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, 1.80 और 2.40। तो सिंपल सा इसका रेशियो निकाल दो, यानी 1.80 बाय 2.40 कितना हो जाएगा, 180 बाय 240 इंटू, इसका 100 ऊपर आ जाएगा, इसका भी 100 ऊपर आ जाएगा, जो इवेंचुअली कट ही जाएगा। तो हमारा ये 3/4 नहीं हो जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 3:4 हो गया। क्या हो गया, 3:4, यानी हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। चलिए 35 नंबर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं कि अगर a certain amount of money is divided among x, y and z, if x receives 25% more than y and y receives 25% less than z, then x, y, z is equal to, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइए समझते हैं। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है x को जो है वो y से 125 मतलब 25 जो है वो ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो x को y से 25 ज्यादा मिलता है, तो यानी अगर y खुद में 100 है तो ये 125/100 हो जाएगा, क्या 25 ज्यादा मिल रहा है y से, है ना। और अगर क्या बोला जा रहा है, y को z से 25 कम मिल रहा है, तो यानी y को कितना मिल रहा है, 75 ही मिल रहा है ना, अगर 25 कम मिल रहा है तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब इसका रेशियो निकाल दो, x बाय वाई, ये कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। क्या ये y इधर आ गया और ये 5 बार में गया, ये 4 बार में गया 25 से, और ये आपका कितना हो जाएगा, y बाय z आपका कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्या 3/4 हो गया। चलो अब निकालते हैं, x/y आपका कितना आ गया, 5:4, y/2 आपका z कितना हो गया, 3:4। अब निकालते हैं, चलो x/y/z निकाला जाए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x y है, ठीक है, ये 3 है, यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ 4 है, तो अब इससे बैलेंस करते हैं। 3 5 ऐसे निकाल दो, 3 5 15, 3 4 12। अब इधर करो, 4 3 तो ऑफकोर्स 12 ही आएगा, और 4 4 इधर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो x/y/z आपका क्या हो गया, 15:12 इंटू 6:16 हमारे ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसको बाबू ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने समझ लिया है यहाँ। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी। अब हम लोग थोड़े जो है, ठीक है, वो हम लोग इंग्लिश और जीके के भी क्वेश्चन करते हैं, इसको भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इंग्लिश और जीके वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो बस 2 मिनट हम लोग वहाँ वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको करेंगे। ठीक है, चलिए आई होप आपको जो आवाज है बाबू वो जा रही होगी। ठीक है, तो अब जो है हमने मैथ्स के क्वेश्चन किए, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, और जो बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए मैम 9 का कब है बाबू, 9 का आपका जो है वो कल होने वाला है, तो कल जुड़ जाइएगा सबको ही। ठीक है, प्रतीक सर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं क्लास 9th के लिए, तो जो भी 9th के स्टूडेंट्स हैं वो कल ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ इंग्लिश का सेक्शन जो है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। अब हमें 76 से लेके 80 तक जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेंटेंस है कि जो बेस्ट हमें वर्ड यहाँ पे देखने को मिले वो हम लोग यहाँ देखने वाले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। The dash that I want to read from the book includes a description of the fall of the Roman Empire. तो आपको बताया जा रहा है कि एक बुक है, ठीक है, उसमें एक चीज का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि रोमन एम्पायर जो है वो कैसे जो है उसका डेस्लाइन होता है, कैसे जो रोमन एम्पायर है वो खत्म होता है। तो बुक के अंदर क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है क्या। अब आप ध्यान से सोचो कि एग्जाम्पल जो है वो आप डायरेक्टली सिर्फ एग्जाम्पल में नहीं होता कि रोमन एम्पायर कैसे फॉल हुआ, तो ये यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। वर्ड्स भी नहीं हो सकता बुक के अंदर, बुक्स भी नहीं हो सकता। तो बुक के अंदर एक जो पार्ट होता है या आप क्या वो एक सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ पैराग्राफ होता है जिसमें चीजें एक्सप्लेन की जाती है या पार्ट होता है उस चीज का, तो उसको एक्सर्प्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सर्प्ट। तो द एक्सर्प्ट दैट इज वांट टू रीड फ्रॉम द बुक इंक्लूड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं,
ही वॉज कॉट डैश बुक फ्रॉम द शॉप। ठीक है, तो वो जो है क्या करता हुआ पकड़ा गया। अब आपको ही वॉज कॉट पैकिंग बुक फ्रॉम द शॉप, ही वॉज कॉट गिफ्टिंग बुक फ्रॉम द शॉप, या फिर ही वॉज कॉट पिल्फरिंग बुक फ्रॉम द शॉप। इसका बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। अब इसका तो आंसर आप दे सकते हैं, मैथ्स में चलिए सॉल्व करने में टाइम लग रहा था आपको, पर इसका आंसर तो दिया जा सकता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ठीक है, रीनू बताइए। अब देखो सारे वर्ड का मतलब समझो, क्या वो बुक पैक करेगा। अब देखो वर्ड जो है वो यूज किया गया है कॉट। कॉट मतलब सिंपल होता है पकड़ा जाना, और ये तब यूज किया जाता है जब आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको पकड़ा जाए, तब यूज किया जाता है। ठीक है, तो पैकिंग करेगा बुक की तब तो पकड़ा नहीं जाएगा, ना ही गिफ्ट करेगा, और खाएगा तो ऑब्वियसली नहीं बुक को। तो आपको ऑप्शन क्या है, डी। अगर आप नॉर्मल मान लो आपको इस वर्ड का मतलब नहीं भी पता, पिल्फरिंग, तो पिल्फरिंग वर्ड का मतलब नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेट करके जो है वो आंसर बता सकते हो सीधा सीधा। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पिल्फरिंग आप ऐसे ही बता दो। ऐसे पिल्फरिंग का मतलब होता है सामान चुराना, मतलब छोटे अमाउंट में, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत बड़ी चीज चुरा ली, और स्पेशली जहां आप काम कर रहे हो वहां से आप कुछ चुरा लो, तो वो चीज आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पिल्फरिंग हो जाएगा। ठीक है, कि वो चोरी करते हुए जो है वो पकड़ा गया। ठीक है, चलिए 1 मिनट। आपका बाबू 4 बजे से है, ठीक है, गेस्ट पेपर जो होने वाला है वो 4 बजे से होगा 9th का, तो आप कल उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, आफ्टर द रेसलिंग मैच द रेसलर हैड रन आउट ऑफ स्टीम, ही वॉज। अब यहाँ सिंपल से लिखा हुआ है, जो रेसलर है वो मैच के बाद ही हैड रन आउट ऑफ स्टीम। अब इसका मतलब क्या हुआ, रन आउट ऑफ स्टीम मतलब वो क्या हो गया, ही वॉज मोर एनर्जाइज्ड, ही वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ एनर्जी, ही वॉज फ्यूमिंग विथ एंगर, या इन अ मूड टू कॉन्सिलिएट। तो अगर आप बात करो सिंपल, एक बार सोचो रेसलिंग मैच के बाद क्या होगा, रेसलर ऑफ कोर्स थक जाएगा, क्या एनर्जाइज तो फील नहीं करेगा, चलो गुस्सा हो सकता है, लेकिन आप सिंपल मतलब समझोगे रन आउट ऑफ स्टीम मतलब क्या है, वो रेसलिंग मैच के बाद कंप्लीटली जो है आउट ऑफ एनर्जी हो गया, थक गया, है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ट्रेन स्टीम इंजन जो होती थी स्टीम से चलती थी, है ना, भाप वाली जो होती है, तो वही खत्म हो जाए तो वो नहीं चल पाएगी, तो मतलब एनर्जी उसकी खत्म हो गई, तो सिंपली इसका मतलब आप ये समझोगे कि कंप्लीटली आउट ऑफ एनर्जी हो जाएगा। आगे आते, प्रूव टू बी ग्रेट, टू बी अ ग्रेट डैश एक्सपीरियंस फॉर ब्रायन। अब टीचिंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस, पिकिंग एक्सपीरियंस, या फिर ट्राइंग एक्सपीरियंस, क्या हो सकते हैं यहाँ पे। किसी भी चीज की जब आप बात करते हो तो ब्रायन जो है वो सिंपली यहाँ सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि क्या करने गया है, कहीं कुछ सीखने गया है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, मैंने बताया ना कल शाम 4 बजे से। आगे आता है, द रिपोर्टर प्रोवाइडेड ए एंड डैश अकाउंट ऑफ द होल इंसिडेंट्स। तो पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या बताया रिपोर्टर ने, ड्रामेटिक अकाउंट, आर्बिट्रेरी अकाउंट, डिटेल्ड अकाउंट, या फिर एंथुसियास्टिक अकाउंट। तो कोई भी रिपोर्टर किसी चीज के बारे में कैसे बताएगा, ऑफ कोर्स आपको बहुत डिटेल में सारी जानकारी दी जाएगी, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, डिटेल्ड अकाउंट। तो ये आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं, चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अब यहाँ वर्ड से अंडरलाइन नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए। अब एफ्लुएंस एंड इलिटरेसी आर टू ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल एविल्स। तो एफ्लुएंस का मतलब सीधा होता है रिच वाला, ठीक है, जैसे आपका रिच का इन्फ्लुएंस जहां देखने को मिलता है, ठीक है, रिचनेस आप कह सकते हो। तो रिचनेस का उल्टा क्या होगा, चीप होगा, पॉसिटी होगा, पॉवर्टी होगा, या फिर डस्क होगा। तो आप सोचो इलिटरेसी और अमीरी तो आपके प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, गरीबी ही प्रॉब्लम होगी, और इसका उल्टा भी क्या होता है आपका, गरीबी ही होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉवर्टी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आती है, इज क्वाइट एजाइल।
एजाइल का मतलब आप ये समझ सकते हो कि मतलब कि क्या है, जो काफी ज्यादा वो हो, एक्टिव हो, ठीक है, काम करने वाला हो, ऐसा, तो वो चीज है। तो एजाइल का उल्टा क्या हो सकता है, एक्टिव, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो डल हो, ठीक है, जो डल हो, ब्राइट ना हो, डल हो। वो ब्राइटनेस की बात नहीं की जा रही, वो जैसे अलग चीज के बारे में बात की जा रही है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर आते ही वॉज वेरी कट टू मी। कट का मतलब सिंपल सा आप ऐसे समझ सकते हो, जो मतलब हॉस्टाइल बिहेवियर, आपसे बात करने का मन ना हो, या इस तरीके से बिहेव करे जो मतलब आपको कोई ऐसे पसंद नहीं कर रहा, वैसे बिहेव करे। तो उसका उल्टा क्या हो सकता है, रूड हो सकता है क्या, नहीं, इसका उल्टा देना है। ब्रीफ हो सकता है, आर्ग्यूमेंटिव हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, इसका उल्टा पोलाइट हो सकता है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पोलाइट। मैंने आपको बता दिया कल शाम 4 बजे, ठीक है, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। चूज द मोस्ट appropriate option to fill the blank. A government run by a dictator is known as, एक गवर्नमेंट जो कि डिक्टेटर चलाता है उसको क्या कहते हैं, ओलिगार्की, ऑटोक्रेसी, मोबोक्रेसी या प्लेबिसाइड। क्या हो जाएगा, अब देखो डिक्टेटर जिसको चलाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑटोक्रेसी हो जाता है, मतलब एकदम जिसपे कोई पाबंदी ना हो, जिसका जो मन हो वो कर रहा है। ओलिगार्की वो होती है जहाँ पे पावरफुल लोग आपकी चलाते हैं, ठीक है, पूरा सिस्टम, उसको कहते हैं। मोबोक्रेसी जहां मॉब, जहां पे भीड़ चलाती है, मतलब भीड़ कुछ भी कर रही है, वो हो गया। और प्लेबिसाइड अलग चीज होती है, मतलब ये जनता के बीच में वोटिंग कराई जाती है डायरेक्ट, अगर कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो। आगे आते हैं, पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम इज कॉल्ड। म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है, जो सारी चीजें मैनेज करता है, सारी चीजें देखता है, उसको क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, म्यूजियोलॉजिस्ट कहते हैं, क्यूरेटर कहते हैं, म्यूजियोलॉजिस्ट कहते हैं, या फिर मर्सेनरी कहते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्यूरेटर, ठीक है। म्यूजियम का है तो म्यूजियोलॉजिस्ट देखकर मत लगा दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, क्यूरेटर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग। अब आपको यहाँ जो है, आपको इसको पैसिव वॉइस में जो है वो चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में आपको इसको चेंज करना है। तो आइए समझते हैं। द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग, द बेस्ट। अब देखो यहाँ V2 का यूज हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सा वॉज प्लस V3 लग जाता है, जहां पे भी V2 का यूज होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो वॉज प्लस V3 है, तो क्या हो जाएगा, द बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक। यहाँ ये नहीं होगा क्योंकि डिस्ट्रॉयर तो नहीं होगा, और आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह ले आओ, तो यहाँ तक बिल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। वॉज प्लस V3 डिस्ट्रॉयड हो गया इसका, और बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, यानी अर्थक्वेक। तो द बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक। अब कोई कोई यहाँ गॉट डिस्ट्रॉयड देके ना वो लगा देंगे कि सुनने में अच्छा लग रहा है, तो हमेशा आपका इंग्लिश जो सुनने में अच्छा लग रहा है हमेशा उससे नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रूल्स भी देखने पड़ते हैं, तो यहाँ पे ए होगा आंसर, ना कि सी। आगे चलते ही मेक्स मैथ्स, ठीक है, V5 का यूज हुआ है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस V3 हो जाएगा। अगर V5 लगा हो तो इसका पैसिव क्या होगा, इज एम आर प्लस V3। तो सब्जेक्ट क्या होगा, मैथ्स, मैथ्स के लिए क्या यूज होगा, आर। मेक्स का V3 क्या होगा, मेड, फिर बाय लगा दो, अब ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो मैथ्स आर मेड बाय हिम। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट आता है द मैनेजर हैज गिवन हर अ नोटिस। तो हैज गिवन यानी आपका हैज हैव प्लस V3 का यूज हुआ है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस V3, ठीक है। तो आपका नोटिस इधर आ जाएगा, और नोटिस, नोटिस के लिए हैज लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर गिवन लगेगा, फिर बाय लगेगा, द मैनेजर, ठीक है। तो आपका ऐसे हो गया। तो आपका हैज हैव प्लस V3 हो तो उसका उल्टा क्या हो जाता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस V3, या नोटिस हैज बीन गिवन बाय द मैनेजर। तो यहाँ क्या है, द मैनेजर हैज बीन गिवन अ नोटिस बाय हर। अच्छा यहाँ हर भी लगा है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल से क्या हो जाएगा, विल गिव हर अ नोटिस नहीं, शी विल गेट अ नोटिस बाय द मैनेजर। द मैनेजर हैज बीन गिवन अ नोटिस बाय हर। और
शी हैज बीन गिवन अ नोटिस बाय हर मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से भी बन सकता है अगर यहाँ हर लगाए तो, कि शी हैज बीन गिवन। तो यहाँ हैज बीन जहां भी लगा हो आप वही लगा देना। ठीक है, चाहे आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो। तो शी हैज बीन गिवन अ नोटिस बाय हर मैनेजर, वही चीज है, सिंपल सा। ठीक है, डी उसका मतलब वही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द टीचर डिड एन एक्सपेरिमेंट। डिड है यानी V2 लगा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वॉज, या इसका उल्टा हाँ डिड का क्या हो जाएगा, वॉज प्लस आपका V3। ठीक है, तो आपका एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, एन एक्सपेरिमेंट, वॉज लगा दो, वर्ब क्या है आपका, डिड है यानी डू, डू का V3 क्या होता है, डन, बाय लगा दो और फिर आपका सब्जेक्ट लगा दो। द एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय द टीचर, तो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है पैसेज। ठीक है, तो ये पैसेज जो है, आप इस पैसेज को पढ़िएगा, आपको ये होमवर्क है। ठीक है, और इस पैसेज का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए। हम लोग आगे पे चलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन बच जाएंगे जीके के और मैथ्स के, जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड आउट व्हिच हैज एन एरर, इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज नो एरर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, बताना है। द पुअर इज ऑप्रेस्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये आपका सेंटेंस है, आपको बताना है किसमें गलती। ठीक है, तो ए में, बी में, सी में या फिर डी में आपको इसका आंसर जो है वो बताना है। द पुअर इज ऑप्रेस्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब देखिए, क्या सिर्फ एक पुअर की बात हो रही है, अगर पूरे दुनिया की पुअर की बात हो रही है तो यानी सबके बारे में बात हो रही है। तो ये पुअर आपका प्लूरल हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल प्लूरल हो गया। लेकिन आपका वर्ब क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, इज, है ना, तो इज यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। द पुअर आर ऑप्रेस्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट आते हैं, मोहन एंड मी आर गोइंग टू लर्न मैनी ट्रिक्स। तो क्या मोहन एंड मी होगा, ये तो देख के ही पता चल रहा है। मी का यूज नहीं हो सकता, हमने पढ़ा था कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है सब्जेक्टिव में नहीं आ सकता, है ना। इसके लिए अलग आपका होता है, वो है आई। क्या हो जाएगा यहाँ, आई। ठीक है, तो मोहन एंड आई होगा, तो पहला ही आपका यहाँ गलत हो जाएगा। 96 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नॉर्मेटिव आएगा वहां पे, ना कि वी शैल नॉट इनवाइट देम, वॉन्ट वी। अब ये क्वेश्चन टैग है, हमने पढ़ा है ना, वी शैल नॉट, अगर शैल नॉट लिखा है इनवाइट देम, तो यहाँ नॉट हट के यहाँ शैल बस आएगा और वी आएगा, तो शैल वी होगा, ना कि वॉन्ट वी। तो हमारे यहाँ सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर इडियम्स। अब इडियम पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम गेट इनटू हॉट वाटर। हॉट वाटर, गेट इनटू हॉट वाटर मीनिंग क्या होता है, टू स्विम इन द डीप वाटर, ये तो नहीं होगा। टू थिंक ओवर डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये भी नहीं होगा। टू डिस्कस अ बर्निंग टॉपिक, नहीं। क्या हो जाएगा, टू गेट इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब मुश्किल में पड़ गए, मुश्किलात में पड़ गए, तो उसका क्या होता है, गेट इनटू हॉट वाटर। फिर आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम रेन कैट्स एंड डॉग्स। ये हमने किया भी है कि रेन कैट्स एंड डॉग्स, इडियम का मीनिंग क्या होता है, रेन हेविली, यानी बहुत भारी बारिश होना। इसका मतलब क्या होता है, रेन कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम एट डॉगर्स ड्रॉन। ये भी हमने किया है, एट डैगर्स ड्रॉन, इडियम का मीनिंग होता है क्या, टू बी बिटरली हॉस्टाइल, मतलब ऐसा बिहेव करना, ऐसा रहना कि आप मतलब फ्रेंडली ना होना, हॉस्टाइल होना, वो हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो हमने यहाँ कंप्लीट किया है। अब जो जीके वाला पूरा पार्ट है और साथ साथ जो मैथ्स के हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। उम्मीद है आपको सारी चीजें यहाँ समझ में आई होंगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ हम लोग इसके आगे का पार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है उसको जरूर से भरिएगा ताकि आप तक सैंपल पेपर जो है वो पहुंच पाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।